Assalamualaikum to all of you. I hope you all are doing well. So आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चैप्टर 10 तक हमारे तमाम चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका है विद एमसीक्यूज। आज हम चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को देखेंगे और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पाइथन प्रोग्रामिंग को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के हमारे ट्रेनर हैं मैम राफिया। मैम राफिया, अस्सलाम वालेकुम मैम, am I audible? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। Okay. Okay, I am going to start my session. First of all, let me share my screen. Okay, ma'am, is my screen visible? यस मैम। Okay, thank you so much. Okay, students, आज हम चैप्टर 11 और 12 के फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम चैप्टर 11 एंड 12. And our chapter 11 is totally based on the defense and 12 is the offense system. हम इसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डिफेंस हम उसको कहते हैं कि जैसे हम कोई भी डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं और हमने तमाम थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन आके हमारी डिवाइसेस को एक्सेस ना करे। और ऑफेंस में ये है कि आप डिजिटल डिवाइसेस को किस तरह यूज कर रहे हैं इन डिजिटल मार्केटिंग एंड टू क्रिएट सम इनोवेशंस। अगर हम इनोवेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है कि हम कोई नई चीज इजाद करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऐप है ऑलरेडी, तो हम उसमें कोई एआई की इंटीग्रेशन, एआई को हम ऐड करना चाह रहे हैं, उसका इजाफा करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक इनोवेशन। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर पार्ट 1. Okay, as I described, what is the defense? Defense is the protect your data, respect others, and navigate the invisible risk, master the cyber hygiene, and navigate the privacy laws, and outsmart the online threats. इसका सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने कोई भी, जैसे हमारा जीमेल अकाउंट ही है, तो हम उस पे एक पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक प्राइवेसी होगी कि हमने ना उस पे एक लगा दिया है कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन है। लेकिन अब ये है कि मोस्ट जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कोई सिंपल सा जैसे पासवर्ड रख दिया फ्रॉम 1 to 7, 1 to 9। ठीक है, अब हमने पासवर्ड तो रख दिया, इसको इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब बात आती है ना कि हम कोई पर्सन भी इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है, विदाउट आपकी परमिशन, तो उसके लिए क्या है कि हम यूज करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और दूसरा पार्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द ऑफेंस, कि हमने अपनी तमाम डिजिटल डिवाइसेस को किस तरह मार्केट के लिए यूज करना है, किस तरह हम नई नई इनोवेशंस कर सकते हैं, किस तरह हम डिप्लॉय कर सकते हैं द डिजिटल मार्केटिंग एंड टू बिल्ड समथिंग लाइक दैट इज यूजफुल इन द ई-कॉमर्स एंड द डिजाइन थिंकिंग. Is it clear, students? If you have any question, you can stop me and can ask me a question. Students, is it clear? Ma'am Aksa, am I audible? Is my voice clear? यस मैम, चैट में रिप्लाई आया है स्टूडेंट्स का, क्लियर है। Okay. नेक्स्ट हम चैप्टर 11 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है साइबर हाइजीन एंड द फाउंडेशन ऑफ द डिफेंस। अब इसमें क्या आया कि हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर चॉइसेस, selecting the right physical devices and the software platforms dictate the safety, efficiency and the overall experience of your digital life. अब देखें, हमने अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अगर कोई एक वेबसाइट ही है जिसपे कोई उसको हम यूज कर सकते हैं इस तरह के हम उस पे पहले पे करें। ठीक है, तो अगर आप उसको पे किए बगैर उसको डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अनऑथराइज काम कर रहे हैं, आप एक इलीगल काम कर रहे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं। तो हमारी राइट चॉइसेस टू यूज द सॉफ्टवेयर इज द फर्स्ट थिंग इन द साइबर हाइजीन एंड द सेकंड थिंग इज द शील्ड ऑफ द अपडेट्स। अब आपने देखा होगा कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुद ही मैसेज आ जाता है, एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है कि आप को यू हैव टू अपडेट योर मैसेज। फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक यूज करते हैं, उधर भी मैसेज आएगा यू हैव टू अपडेट
फॉर एग्जाम्पल बाज दफा हमारी कोई भी ऐप काम नहीं कर रही होती, जैसे टिकटॉक है, तो वो अगर काम नहीं ना कर रही तो हम जाते हैं प्ले स्टोर पर, उधर जाके हम टिकटॉक लिखते हैं, तो उधर ना ऑब्वियसली अपडेट का मैसेज आया होता है कि यू हैव टू अपडेट योर टिकटॉक। तो इस तरह ये है कि हम अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ हम उनको अपडेट करते नहीं। अगर आपका मोबाइल ही है जो आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड और जो भी आप आईफोन यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको भी साथ साथ अपडेट करते रहते हैं तो आपकी जो डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं फ्रॉम थ्रेट्स। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज दी वॉल्ट ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम दो तरह से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लॉक करते हैं। ठीक है, जो पहला लॉक होता है ना, वो हम कोई सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर सकते हैं फ्रॉम जैसे 1 2 3 4 5 एंड @ और $, वट एवर यू वांट टू ऐड। और दूसरा जो होता है ना, अब हमने लो पासवर्ड तो लगा दिया है, हम समझते हैं कि ये मतलब स्ट्रोंग है, ठीक है, वो पॉसिबल है कि हो भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसको ना कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो हैकर होते हैं ना, वो मतलब उनके पास इतनी स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो जो आपका होता है पासवर्ड, उसको किसी ना किसी तरीके से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेटजीज ही उनकी इस तरह बिल्ड करवाई जाती हैं। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, आप एक दूसरा पासवर्ड यूज करते हैं, मतलब लोक 2 लगाते हैं। लोक 1 आपने पासवर्ड लगा दिया, अब आप लोक 2 में क्या करेंगे कि आप 2 फैक्टर अथेंटिकेशन लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड लगाएंगे तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप वेरीफाई करें कि आइदर ही आप ये पर्सन हैं या नहीं। जैसे आप जीमेल ही यूज करते हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप वेरीफाई करेंगे, आप बताएंगे हाँ जी मैं ही हूँ, मतलब ये मेरी ही डिवाइस एक्सेस कर रही है या मैं ही इस अकाउंट को एक्सेस कर रहा हूँ। फिर आप वेरीफाई करेंगे, फिर उस डिवाइस में आप लॉग इन कर सकते हैं जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, लेट मी चेक। Okay, the next part is the threat radar, identifying the invisible traps. अब फर्स्ट हमारे पास आता है कि मालवेयर। अब इसमें क्या है कि आपकी कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो जैसे आपको स्पैम मैसेजेस आते हैं, कोई ऐसी ईमेल आ गई है, कोई वायरस, जैसे बाज दफा आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ओपन नहीं हो रहे, वो आपको नोटिफिकेशन दे रहे होते हैं कि डोंट ओपन दिस, दिस मे बी अ वायरस। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। ये हमारे पास स्टेप 1 होता है। और फिशिंग एंड स्कैम इस तरह है कि आपको स्पैम ईमेल्स आती हैं जो मतलब कि इलीगल होती हैं। जैसे कुछ ईमेल्स होती हैं जो आपको कंपनी की तरफ से आती हैं जो वेरीफाइड होती हैं, लेकिन कुछ ईमेल्स होती हैं जो आपको, जो स्कैमर होते हैं ना, वो आपको खुद सेंड कर रहे होते हैं, आपको ट्रैप करने के लिए, आपकी डिवाइस को, आपकी डिवाइस की एक्सेस लेने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है पब्लिक वाईफाई। अगर आपने देखा होगा कि जो होता है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप किसी भी लोकल एरिया में चले जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जैसे अभी आजकल ना मरीम नवाज का जो वाईफाई है ना वो ओपन आ रहा है, जैसे हम किसी भी स्टेशन पे जाते हैं ना तो उधर शो हो रहा होता है कि मरीम नवाज वाईफाई, इस तरह। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, वो लोकली ओपन किया गया है, मतलब तमाम लोग उसको यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको यूज करेंगे ना, तो आप उसको यूज करते हुए अपनी जो है ना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, जैसे अपना बायोडाटा, ये वो, तो जो उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि वो पब्लिक नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने अवॉइड करना है कि आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हुए तो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक ना होने दें, उन तक खुद एक्सेस ना दें। Okay, let me check the chat box. Okay. Yes. Next part is the digital empathy navigating the online behavior. अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आया है कि रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाइंग द साइबर बुलिंग, द सेंडिंग द मीन मैसेजेस, द स्प्रेडिंग द रूमर्स और द पोस्ट अनअप्रूव्ड फोटोज। अब इसमें क्या है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड बना हुआ है कि विदाउट परमिशन आप किसी की पिक्चर लेते हैं तो आप व्यूज के लिए उसको अपलोड कर देते हैं। ये हमारे पास होता है साइबर बुलिंग, क्योंकि अगर अगला बंदा विलिंग नहीं है, आप मेरी पिक्चर ले रहे हैं, आप मेरी फोटोज ले रहे हैं, आप उसको लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने आपको परमिशन दी नहीं है, तो आप विदाउट माई कंसेंट आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप साइबर बुलिंग कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपने डिजिटल एम्पैथी में याद रखना है कि हम विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंट आप किसी की भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि रिपोर्ट एंड ब्लॉक, take the immediate action, use the platform tools to block the responsible persons and report the abusive behavior to stop this
साइकिल। अब देखें, अगर आपने इस तरह का कोई काम देखा, कोई इस तरह का अकाउंट देखा है, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। और मोर ओवर कुछ ऐसी हमारे पास वेबसाइट्स हैं, अब तो साइबर सिक्योरिटी की पाकिस्तान में भी है, कि हम उस पे जाके तो बता सकते हैं कि ये पर्सन मुझे हरासा कर रहा है या ये मेरी चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। हम उसकी डिटेल्स देख उस अकाउंट को बता के, उस अकाउंट के बारे में बता के, तो वो फिर जो अदारा होता है वो चेक करता है कि हाँ आइदर ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब तो काफी केसेस जो है ना, इनको डील किया गया है कि ऐसे केसेस को पकड़ा गया है। और तीसरा है कि सपोर्ट अदर्स, जैसे अगर आपको मैंने बताया है तो आप उन लोगों को बताएं जो इस चीज से फेमिलियर नहीं है, ठीक है, ताकि अवेयरनेस बढ़े और वो भी ऐसे थ्रेट से प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। मैम वो अदारे का नाम क्या है? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है बेटा। मैम उस अदारे का क्या नाम है? साइबर साइबर है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप जैसे गूगल पे जाएंगे ना, तो आप सर्च कर सकते हैं। मैं ही आपको बेशक सर्च करके तो आपको चैट में बता देती हूँ आफ्टर दी स्लाइड्स। क्योंकि ये रिसेंट मेरे ना गांव में एक केस हुआ था कि मतलब किसी भी घर से वो उनको उठा के ले गए हैं कि आपने ये वाला काम किया, फिर उन्होंने रजिस्टर किया कि नहीं नहीं इस तरह नहीं है। तो आई विल इन्फॉर्म यू आफ्टर चेकिंग। ओके। ओके, द फोर पिलर्स फॉर द डाटा एथिक्स। अब देखें, हमने पहले ये बात डिस्कस की है कि अब एथिकल डाटा में हमारे पास सबसे पहले आता है कि आप जिसका डाटा ले रहे हैं उसकी परमिशन होनी चाहिए। जैसे आप कोई सा भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अभी रिसेंट हमारे विलेजेस से ना डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने अफराद जो है ना एक घर में कमा रहे हैं। तो इसके लिए आप से परमिशन पहले लीजिए। विदाउट परमिशन मींस इफ आई एम नॉट एट होम, तो जो मेरे नेबर्स हैं वो दे दे मेरा डाटा, या अगर वो मेरी इंफॉर्मेशन जानते हैं, मेरा CNIC जानते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जानते हैं, तो वो मेरी परमिशन के बगैर अगर उसको देते हैं, ये एथिकल डाटा में आता है। और दूसरा ये कि डाटा मिनिमाइजेशन, मतलब आपने उतना ही डाटा कलेक्ट करना है जितना आपको रिक्वायर है, अननेसेसरी डाटा कलेक्ट नहीं करना। ओनली कलेक्टिंग द एग्जैक्ट डाटा रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, नो अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स। ओके। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है डाटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग द कलेक्टेड डाटा using the strong encryption and the secure password. The same thing which we discussed, that in the data security you have to apply your password, you have to lock your password by using the two factor authentication। जो आपकी डिवाइस से आपको नोटिफिकेशन आता है, फिर आप चेक करते हैं कि इधर ये डिवाइस, ये ईमेल मुझे आई है, फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं, फिर आप उस सॉफ्टवेयर या उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने कोई डाटा दिया है विदाउट द कंसेंट ऑफ दिस समवन, ठीक है, जैसे आपके नेबर्स ने दे दिया है, तो फिर उनको इस चीज का अकाउंटेबल भी होना चाहिए कि उन्होंने ये वाला काम किया है, इलीगल काम किया है, ठीक है, ये डाटा एथिक्स में नहीं आता। ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब आप लोगों ने ना देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप सुपर बिस्किट ही लाते हैं ना, तो उसके ऊपर ना एक छोटा सा आर टाइप लिखा होता है। आप नोटिस करेंगे बहुत बहुत ज्यादा चीजों पे, मोस्ट ऑफ द चीजों पे लिखा होता है। तो इसके लिए ना हम यूज करते हैं, हमारे पास चार तरह के ना, आप कह रहे हैं कि लीगल और वेरीफाइड मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास आता है कॉपीराइट, फिर आता है ट्रेडमार्क और फिर आता है पेटेंट्स। अब ये चीजें होती क्या है, पहले हम देखेंगे कि कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट हम यूज करते हैं ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स, मतलब जो चीज ओरिजिनली क्रिएट की गई है फ्रॉम द स्टार्ट, उसके लिए हम कॉपीराइट यूज करते हैं। इसके लिए जैसे म्यूजिक है, बुक्स है, मूवीज है, सॉफ्टवेयर कोड है। अब देखें, आपने एक बुक लिखी है, ठीक है, तो जाहिर है वो ओरिजिनल कंटेंट आपने ही लिखा है, तो इसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉपीराइट यूज करते हैं। बाज दफा आप डॉक्यूमेंट यूज करते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हैं तो उसके पेजेस के पीछे आता है कॉपीराइट, पूरा वो बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा होता है। तो इसके लिए क्या है कि वो बता रहा होता है कि ये ओरिजिनल कंटेंट है, इसको कोई भी कॉपी करके तो यूज नहीं कर सकता। सेकंड हमारे पास आता है ट्रेडमार्क, जो मोस्ट ऑफ दी हमारी ये मार्केट की चीजें है ना, जैसे हम शॉप से कोई बिस्किट लाते हैं, कोई टॉफी लाते हैं, उसके ऊपर ट्रेडमार्क आर छोटा सा लिखा होता है।
ये हमारे पास ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। आप कोई चीज है, उसको ये सिंबलाइज कर रहा होता है कि ये हमारे पास एक मार्क है जो शो कर रहा है कि ये चीज जो है ना ओरिजिनली क्रिएट की गई है और वेरीफाई कर रही है कि ये लीगल है। और ये देखें, जैसे इधर लिखा हुआ है कि नाइक, स्वोश, कंपनी नेम, स्लोगन्स। आप इस तरह कह रहे हैं कि जैसे कोई ब्रांड है ना, तो जैसे सुपर है, ये बहुत अरसे से, जब से हम छोटे हैं तब से हम इसको खाते आ रहे हैं, तो इसके ऊपर तब से लिखा हुआ है। इट मीन्स जब से ये बना हुआ है इसके ऊपर वेरीफाइड है कि ये एक ट्रेडमार्क कंपनी से वेरीफाई किया गया है। और इसका सिंबल जो हमारे पास ये TM और ये R जो है सर्कल किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेटेंट्स। अब इसमें क्या है कि जिस तरह आप नई नई इनोवेशंस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप कोई चीज इजाद कर रहे हैं, आप किसी चीज में कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसमें आता है पेटेंट्स, अ न्यू टाइप ऑफ दिस स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। जैसे आप कल को आके तो एंड्रॉयड में एक नई चेंजिंग ला दें, तो इस पे हम क्या यूज करेंगे? पेटेंट्स। और इसका सिंबल है हमारे पास P। अगर आपको किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, तो आप डिस्कस करें। स्टूडेंट, मैम ये इज इट क्लियर? टॉपिक जी जी। सॉरी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही और कट भी गई है। अगर माइक में मसला आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। अ, अ, मैं बता, ये स्टूडेंट्स की आवाज का शायद मेरे से मसला है, या आपको भी ये फील हो रहा है? मैम स्टूडेंट के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, माइक माइक इशू हो रहा ओके ओके मैम, आवाज बहुत कट रही है, तो स्टूडेंट आप चैट में क्वेश्चन लिखते हैं अगर आपका माइक में मसला आ रहा है ना। ओके, अगर आप अपना क्वेश्चन चैट में लिखते हैं, फिर मैं आप उसको देख लेती हूँ, तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, लेट मी चेक द चैट बॉक्स फर्स्ट। मैम ये टॉपिक फिर से रिपीट कर दें मैम, इजी वे ये टॉपिक रिपीट कर दें। ओके बेटा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास टॉपिक था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो इट इज बिलोंग्स टू समवन। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि जो किसी पर्सन की कस्टडी में है। तो हम इसमें ना पहले तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं ना, तो जैसे अगर आपकी कोई खानदानी जमीन है, तो वो आप तक ही लिमिटेड है। ठीक है, उसको कोई दूसरा पर्सन तब लेगा जब आप उसको आप कह लें कि आपकी कंसेंट होगा। ठीक है, वो आपकी ही है। इस तरह हम जैसे मार्केट में जितनी भी चीजें चल रही है ना, उसके लिए हम तीन, आप कह लें तीन लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है, अब तीन लफ्जों से ना हम डिस्क्राइब करेंगे कि ना किस तरह ये चीजें ना डिवाइड हो रही हैं। अब आपने कोई बुक लिखी है ना, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट, तो अब आप चाहेंगे कि आपका कंटेंट कोई कॉपी करे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है। तो इसके लिए आप यूज करते हैं कॉपीराइट, ताकि अगले पर्सन को पता हो कि ये ओरिजिनल कंटेंट है, तो इसको कॉपी ना किया जाए। अब जैसे आप टिकटॉक भी यूज करते हैं, ये बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा होता है कि दिस इज द कॉपीराइट। तो ये वेरीफाई कर रहा होता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट जो है कॉपी ना किया जाए। कॉपीराइट का क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसको सिंबलाइज जो है ना करने के लिए हम C यूज करते हैं ब्रैकेट में। स्टूडेंट्स, है। राबिया और जैनब, आपने ये क्वेश्चन किया था, अब आपको क्लियर है? बेटा रिस्पॉन्स करें, जब टीचर आपसे क्वेश्चन कर रही है तो आप चैट में रिस्पॉन्स करें या फिर माइक ऑन करके करें। मैम क्लियर है।
जी मैम, राफिया स्टूडेंट्स को क्लियर है, आप आगे हम कर सकते हैं। ओके मैम, ओके मैम। ओके, अब फिर हमने ट्रेडमार्क डिस्कस किया कि जैसे आप कोई ब्रांड बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रेडमार्क, ताकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपने क्रिएट किया है। तो इसके लिए हम ट्रेडमार्क यूज करते हैं। इसका हमारे पास सिंबल है मैम आर और आपकी टी। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? जी जी मैम, अब विजिबल है। मैम अच्छा, मुझे ना स्टूडेंट्स की आवाज बहुत कट रही है, ये क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। मैम आपकी स्क्रीन उस वक्त विजिबल नहीं थी, बट अब विजिबल है, यही कह रहे थे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके, लेट मी चेक अगेन। मैम वो ना कोई नेटवर्क कनेक्शन का मसला हुआ है, तो इस वजह से ना मीटिंग कभी इंटरप्ट करती है ना, तो वो शो नहीं हो रहा था कि आपने वो शेयर किया है, स्क्रीन शेयर की हुई है। स्टूडेंट्स, अब विजिबल है स्क्रीन? जी मैम, अब विजिबल है आपकी स्क्रीन। ओके ओके। अब नेक्स्ट हमने दो चीजें डिस्कस कर ली कि कॉपीराइट हम ओरिजिनल कंटेंट के लिए यूज करते हैं, और अगर हम कोई ब्रांड बना रहे हैं तो उसके लिए हम ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं। और पेटेंट ये है कि हम कोई नई इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब जैसे आप ऑलरेडी कोई एंड्रॉयड बना हुआ है ना, तो आप उसमें कोई चीज इनोवेट करना चाह रहे हैं, कोई चीज ऐसी उसमें डालना चाह रहे हैं कि उसमें आपका ही नाम आए। वो इनोवेशन जो होती है ना, फ्रॉम दी, आप कह रहे हैं कि एक एलिमेंट में फ्रॉम दी स्टार्ट से जो है ना वो इसमें इनोवेशन की जाती है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पेटेंट्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यस, सिस्टम चेक, डिजिटल वेलबीइंग एंड दी सेफ रिसर्च। अब ना हमने देखना है कि हमारे पास वार्निंग इंडिकेटर्स क्या है इंटरनेट एडिक्शन के। अब ये जो हमारे पास दौर चल रहा है ना, हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है स्क्रीन टाइम, फिर आता है कंपल्सिव चेकिंग। जैसे आप स्नैपचैट बहुत से बच्चे यूज करते हैं, वो तो एडिक्शन है उनको इनकी। तो जैसे आप बार बार किसी की स्नैप देखने जाते हैं, तो ये हमारे पास होता है कंपल्सिव चेकिंग। आप बार बार कुछ चेक करना चाह रहे हैं, आप बार बार मोबाइल पकड़ते हैं, आपके फ्रेंड का मैसेज आया है नहीं, आप इसको कहते हैं कंपल्सिव चेकिंग, ठीक है। उसके बाद है रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट। जैसे आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे दिन में 24 आवर्स है तो आप 20 आवर्स मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो इस तरह तो आप रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट में होंगे ही नहीं। जैसे कोई बाहर अच्छा इन्वायरमेंट है, कुछ बाहर चल रहा है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, यू मिस दैट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। तो ये हमारे पास वार्निंग इंडिकेटर्स होते हैं कि जस्ट क्विट दीज थिंग्स एंड फोकस ऑन व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। कहते हैं कि क्रॉस रेफरेंस फैक्ट्स विद द मल्टीपल सोर्सेज। जैसे हमारे पास कोई डाटा आया, हमें उसको चेक करना चाहिए कि आइदर ये लीगल है या इलीगल है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई मेल आई है, हम उसको चेक करें जीमेल में जाके कि ये कोई स्पैम मैसेज तो नहीं है, ये कोई अनवेरिफाइड तो नहीं है। हम फिर इसको गूगल पे जाके सर्च करें कि वही जो हमारे पास स्पैम ईमेल्स आती हैं वो किस तरह की होती हैं, जो हमारे पास लीगल ईमेल आती है उसका फॉर्मेट क्या है। ये हमारे पास होते हैं क्रॉस रेफरेंसेस चेक्स। हमने कोई चीज हमारे पास आई है, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे कि आइदर ये वेरीफाइड है या नहीं है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास, चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑथर और द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि कोई ईमेल आपके पास आई है, आप जैसे कंपनी का नाम आया है, ठीक है, जैसे आप उसको कह लें कि वेलफेयर, आप इसको इस तरह कह लें, वेलफेयर कंपनी की तरफ से आपको ना ईमेल आई है। अब आप गूगल पे जाके उसको चेक करें कि भाई ये कंपनी गूगल पे रजिस्टर भी है या नहीं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है ना उनकी वेबसाइट्स गूगल गूगल पे रजिस्टर होती हैं। तो ये आप क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर है भी या नहीं है। और दूसरा है अवॉइड रिलाइंग ऑन द अनवेरिफाइड सोशल मीडिया क्लेम्स। जैसे आपको ना क्या उसको कहते हैं, यूट्यूब पे ना बड़े आते हैं कि भाई ये वाला ना आप इसको सब्सक्राइब कर ले, तो ये इस पे इन्वेस्टमेंट कर ले, तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ठीक है। ये अनरिलाइंग कंटेंट होता है कि विदाउट वेरिफिकेशन आप उस पर रिलाई कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये क्लियर है चीज?
चीजें समझ आ गई हैं कि वार्निंग एडिक्शन क्या होती है और वेरिफिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं कि अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो आप उसको क्रॉस चेक किस तरह करेंगे। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अगर आपने माइक नहीं ऑन करना तो आप चैट में मुझे मैसेज कर दें कि मैम क्लियर है। ओके, ये हमने डिस्कस किया है चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब हम करने जा रहे हैं कि चैप्टर 12 के डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना फ्रॉम दी स्क्रैच। Let's discuss its definition first. Entrepreneurship is the dynamic process of starting and scaling a business to solve the problems. जैसे फॉर एग्जाम्पल कह लें कि मैंने अब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है फ्रॉम दी स्क्रैच, मैंने कुछ चाय का ढाबा ही खोलना है, ये भी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप ही है। ठीक है, अब मैंने इससे प्रॉब्लम क्या सोल्व करना चाह रही हूँ कि मैं खुद बहुत चाय पीती हूँ। ठीक है, और जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी बहुत चाय पीते हैं। मेरे गांव में ऐसा कोई कैफेटेरिया नहीं है कि जहाँ लोग अगर थके हुए हैं, खुद काम नहीं कर रहे, अगर चाय नहीं बनाना चाह रहे तो वो आके कहीं पी ले। तो ये हम छोटे छोटे, अगर मैं बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ठीक है, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है, जैसे चाय का ढाबा बनाया है, तो आप उसको स्केल करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसमें कोई इनोवेशन लाना चाहते हैं, ये हमारे पास होता है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम इसमें ना, ये था हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। अब डिजिटल में आप क्या करते हैं कि आप इसको डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटलाइज करते हैं। जैसे मैंने कैफेटेरिया बनाया, अब इसकी ना मैं एक वेबसाइट बनाऊंगी। ठीक है, अब इसको मैं स्केल करूंगी, अब इसकी मैं प्रमोशन करूंगी थ्रू उसको क्या कहते हैं, जैसे पोस्टर्स फ्रॉम द डिजिटल पोस्ट के आइदर मैंने ये काम किया है नहीं किया। आगे नेक्स्ट हमारे पार्ट पास आता है द एनाटॉमी ऑफ एंटरप्रेन्योर, द इनोवेटर सीइंग द अपॉर्चुनिटीज वेयर द अदर्स सी द ऑब्स्टेकल्स। अब जो होते हैं ना एंटरप्रेन्योर, वो बहुत रिस्क लेते हैं, और दूसरा कि ये फ्रॉम दी स्क्रैच जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो दूसरे लोगों की निस्बत जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि नाजुक सूरत हाल को भांप लेते हैं। जैसे अगर किसी चीज की कोई कमी है तो वो उस रुकावट को देखेंगे कि भाई इसका मसले का हल क्या है, तो वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। फिर उस मसले का हल अगर उन्होंने देख लिया ना तो वो उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और दूसरा ये कि वो रिस्क टेकर होते हैं। एंटरप्रेन्योर में ना आपको रिस्क लेना पड़ता है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो पता नहीं आपको बाद में फायदा हो या लॉस हो, तो इसको कहते हैं कि रिस्क लेना। दूसरा हमारे पास है सिग्निफिकेंस। The entrepreneurs are the primary engine of the economic growth, the driving innovation and shaping the future of the society. अब भाई क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है ना वो रिलाय कर रही है एंटरप्रेन्योर्स पे ही। जाहिर है, अगर कोई बंदा किसी मसले का हल देखेगा नहीं, वो तो कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा नहीं, वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा नहीं। तो इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो आप कह लें कि बहुत सा जो है ना एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उसको अपडेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द डिजिटल लैंडस्केप एंड द ई कॉमर्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास मॉडर्न दौर चल रहा है ना, हम उसके अकॉर्डिंग ना हम देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह अपने बिजनेस को या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको पता है कि किस तरह का होता है? जिस तरह आपको अमेजोन का पता होगा, शॉपिफाई का पता होगा, दराज का पता होगा, जहाँ से आप चीजें ऑर्डर करते हैं, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर कोई वेबसाइट है जहाँ से आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें ना एक टूल किट आती है। किस तरह? पहले हमारे पास आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपने देखा होगा कि जो आपका डाटा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो आप क्लाउड में स्टोर करवाते हैं, मतलब उसकी ना ऑनलाइन स्टोरेज होती है डिराइव में। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि डिराइव किस तरह वर्क करती है? हम उसको जब उस पे फाइल अपलोड कर देते हैं तो वो हमारे ऑनलाइन डाटा में सेव हो जाती है। हमारे पास अपनी क्या उसको कहते हैं, ईमेल का पासवर्ड होगा, हम वो लगाएंगे, तो हम फिर दोबारा जब अपनी क्रीडेंशियल्स ऐड करेंगे तो हमें शो हो जाएगा कि ये हमारा डाटा इसमें डाटा पड़ा है। इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग।
ओके ओके, अमेजिंग। ये हमारे पास हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जितनी भी बड़ी मार्केट कंपनीज चल रही होती है ना, उसमें अब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत एक मेजर डिग्री है। ये जिस तरह आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, ये एक सब्जेक्ट है लेता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। दूसरा है हमारे पास मोबाइल एप्स, इंस्टेंट एक्सेस टू द ग्लोबल कंज्यूमर्स इन देयर पॉकेट्स। मोबाइल एप्स जो है हमारे पास देखें वो सबसे ऐसी डिवाइस है जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास डिजिटल लैंडस्केप है कि हम चीजों को कितने इजीली मतलब ग्रैस्प कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम डाटा ऑनलाइन स्टोर करें, हमारे पास एक स्मॉल डिवाइस होती है कि हम हर टाइम जो है ना वो चेक कर सकें या उसको यूज कर सके बेनिफिशियल वे में, कि भाई हम उस पर कौन सा काम करना चाह रहे हैं। फिर तीसरा हमारे पास पार्ट आता है सोशल मीडिया, दी प्रेसिडेंटेड कम्युनिटी बिल्डिंग एंड दी ब्रांड विजिबिलिटी। अब सोशल मीडिया के आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत से पेजेस आ रहे होते हैं जो पब्लिसिटी कर रहे होते हैं कि भाई हमने ये ब्रांड बनाया है। जैसे कोई अबाई का ब्रांड बना ना, तो उस पे पेजेस पे शो होगा कि वी हैव क्रिएटेड दिस एंड बाय नाउ। ये पब्लिसिटी होती है कि आप पोस्ट के थ्रू और बैनर्स के थ्रू आप बता रहे हैं पब्लिक को कि भाई हमने ये चीज बनाई है। तो ये हमारे डिजिटल लैंडस्केप में आता है कि आप किस किस चीज को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास आता है कि मार्केट प्लेस। यही अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट प्लेस किस तरह की होती है, कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे दराज हो गया, amazon हो गया। दराज भाई जो है ना, ये मतलब लिमिटेड एरिया तक होता है। जो amazon होता है ना, वो वर्ल्ड वाइड होता है कि आपने अगर बाहर से भी कोई चीज मंगवानी है तो आप amazon के थ्रू मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्राइसेस का डिफरेंस होता है। दूसरा हमारे पास शॉपिफाई भी है और बाइकिया भी है। ये हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जिससे हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये हमारी डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग चैनल। अब इसमें क्या कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब स्टूडेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भला क्या होता है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो आपने जाके ना गूगल पे भाई उसका नाम लिखा है। ठीक है, अगर तो सबसे पहले आपकी ना वेबसाइट का नाम आ गया है, ठीक है, जो आपने बनाई थी, तो इसका मतलब है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है और वो गूगल पे डिस्प्ले हो रही है कि भाई आपकी ये ऐप बनी हुई है। द मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजिंग योर डिजिटल कंटेंट, so search the engines naturally pull the customers toward your business when they look for the solution. This is what I am saying कि जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, गूगल पे डाली है, आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ उस आगे वेबसाइट में कुछ सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे आपने फलां स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में से निकालना था, जब आपने वो निकाला, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपका जो बैकएंड है वो इस तरह काम कर रहा है कि आपको चीजें फेच करके दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये अभी जो हमने कहा कि भाई बैनर्स के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रांड वॉइस, इंगेजिंग डायरेक्टली विद कम्युनिटीज। एंड जैसे ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में कोई ब्रांड लॉन्च हुआ है, तो बहुत से लोग जो है ना उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये होता है फिजिकल मतलब प्रोमोट करना। दूसरा हमारे पास डिजिटल होता है कि हम बैनर्स के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम जो भी चीजों को प्रमोट करते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तीसरा हमारे पास ईमेल मार्केटिंग। ये हमारे पास डायरेक्ट लाइन होती है, सेंडिंग द टारगेटेड पर्सनलाइज्ड मैसेजेस स्ट्रेट टू अ कस्टमर्स इनबॉक्स, हाई कन्वर्सेशन, जीरो एल्गोरिथम्स इन द वे। अब इसमें क्या आया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप दराज यूज करते हैं, अब आपको ना वो ईमेल करेंगे कि भाई ये चीज आई है, इस पे ना 30% ऑफ है। तो वो आपको डायरेक्ट ईमेल कर रहे हैं ना, ये हमारे पास होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द इन्फिनिट लूप ऑफ द डिजाइन थिंकिंग। अब फर्स्ट है हमारे पास इम्पैथाइज, स्टेप इनटू द यूजर शूज। अब देखें, आपको जैसे मैं एक ना वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं कोई वेबसाइट बना रही हूँ। आपने मुझे कहा भाई मैम मुझे ना, मैम सोशल मीडिया मार्केटिंग फिर से समझा दें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये क्या आया है कि फॉर एग्जांपल आपने ना जैसे इंस्टाग्राम पे ना पेजेस देखे होंगे, या उस पे कह लें टिकटॉक पे, कितने तो आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। उस पे ना जैसे कोई नई चीज कोई बनाता है ना, तो उस पे प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, खुद आके वो कह रहे होते हैं कि आप जैसे कोई किसी ने अबाए की ना ब्रांड बनाया है, वो कहेंगे कि आप जैसे मैंने बनाया ना, तो मैं आके वो इसमें कहूंगी
एक वीडियो बनाऊंगी, अपने प्लेटफॉर्म पे चलाऊंगी, इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट पे, कि मैंने ये बनाई है, तो आप इसको विजिट करें, बाय करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। एक तरीका ये हो गया कि मैं ब्रांड वॉइस कर रही हूँ, खुद बताना चाह रही हूँ। दूसरा ये कि अगर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया ना, तो बहुत से लोग ना उस जगह पे जाएंगे और फिर जाके वो विजिट करेंगे कि आइदर भाई ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये किस तरह का वर्क कर रहा है, इसकी चीज किस तरह की है, ये जो बाई की इन्होंने ब्रांड बनाया है उसका स्टफ किस तरह का है, ये कंफर्टेबल भी है या नहीं है। ये होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, पोस्ट के थ्रू, वॉइस के थ्रू, या आप ब्रांड लॉन्च के दौरान उसको विजिट करते हैं। क्लियर है बेटा ये सोशल मीडिया मार्केटिंग? चैट में ना जल्दी बताया करें, वो टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है ना फिर। राबिया एंड फराह, बेटा क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द इन्फिनिट लूप ऑफ द डिजाइन थिंकिंग। अब मैं एक वेब डेवलपर हूँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, तो आपने कहा भाई मैम मुझे ना, मैं एक ना आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे ना ये वेबसाइट बना दें। ठीक है, अब मैं पता क्या करूंगी, मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं आपकी छोटी डिमांड को डिस्कस करूंगी। इसका मतलब है स्टेप इनटू द यूजर शूज, मतलब आपकी डिमांड है क्या। ठीक है, इसको कहते हैं इम्पैथाइज, अंडरस्टैंड देयर मेन पॉइंट्स, नीड्स एंड द डेली चैलेंजेस जो आप उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि टेस्ट एंड आइट्रेट। अब आपने कहा भाई मैम मुझे ऐप बना दें, पहले मैंने देखा कि आपकी नीड्स क्या हैं, अब मैं ना उसका ना एक सैंपल बना के आपको पेश करना चाह रही हूँ कि भाई आप ये देखें कि ये इस तरह की ही आपको डिमांड चाहिए थी। आपको पता है कि जब फेसबुक बनी थी उसकी भी एक प्रोटोटाइप थी, मतलब कि उसको ना एक पहले उसका बेसिक सा लेआउट बनाया गया था ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सके। फिर जैसे जैसे उस प्लेटफॉर्म पे लोग जमा होते गए उसमें इनोवेशन आती गई। ठीक है, ये होता है टेस्ट एंड आइट्रेट, वक्त के साथ साथ यूजर की। अब अगर यूजर कह रहा है ना कि ये बटन इस तरफ आना चाहिए, भाई हम इसमें हमें मसला हो रहा है, बार बार नोटिफिकेशन ऊपर शो हो रहा है, तो जो फेसबुक के हैं ओनर हैं, उनके डेवलपर्स हैं, वो उसमें चेंजिंग करेंगे क्योंकि कि यूजर की डिमांड है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एम्पैथाइज। ठीक है, जो यूजर है उसकी नीड्स को देखना। और सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड पार्ट को थर्ड पे कर दिया। फर्स्ट हमने यूजर की नीड देखी, फिर हम उसको क्लियरली स्टेट करेंगे कि भाई ये मसला है क्या, आप बनवाना क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे, उसको टेस्ट एंड आइट्रेट करेंगे, उसका एक सैंपल सा बनाएंगे देखने के लिए कि भाई मेरा यूजर खुश भी हो रहा है या नहीं, जो मैं चीज बना के दे रही हूँ। तो इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। और नेक्स्ट हमारे पास आता है द इन्फिनिट लूप ऑफ द, ये तो हमने पढ़ लिया, बिजनेस प्लान ब्लूप्रिंट। अब आते हैं हमारे पास दी स्कैफोल्डिंग, द प्रोटोटाइपिंग एंड द आइट्रेशन, द एक्शनेबल स्टेप्स टू बिल्ड द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, टेस्ट इन द मार्केट। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि जैसे फेसबुक भी बनी है ना, तो उसकी एक प्रोटोटाइप बनी थी। ठीक है, फिर लोगों ने इसको टेस्ट किया, फिर लोगों ने बताया यूजर्स ने कि इस तरह की इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। आप फेसबुक भी यूज करते हैं, उस पर भी फीडबैक का ऑप्शन होता है कि आप उधर जाके बता सकें कि हमें ये मसला है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग एंड आइट्रेशन, कि आप उसका पहले सैंपल बनाएं, फिर लोग उसको टेस्ट करें, उसमें फीडबैक दें, फिर आप वक्त के साथ उसमें आइट्रेशन करें, मतलब उसमें चेंजिंग्स लाते जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट द पिलर्स, द रेवेन्यू मॉडल्स, हाउ द बिजनेस सस्टेन्स इटसेल्फ, विल इट बी अ सब्सक्रिप्शन, द डायरेक्ट सेल्स और द एड्स ऑडिट। अब हम कह रहे हैं कि जो हमने भाई बिजनेस स्टार्ट किया है, अब इसके पिलर्स है क्या। ठीक है, या तो इसमें डायरेक्ट सेल्स होंगी, ठीक है, या तो जो एड्स है ना, जिस तरह इंस्टाग्राम पे आता है, फॉर एग्जांपल हम उस पर यूज कर रहे होते हैं, अगर यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो किसी वीडियो में ना, अ, अगर हमको ड्रामा देख रहे हैं तो पीछे एड्स आती है ना, तो ये जो होता है ना, ये हमारे रिवेन्यू मॉडल्स होते हैं कि वो किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द फाउंडेशन, द मार्केट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग योर कंपिटिटर्स, आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस एंड प्रूविंग देयर इज अ डिमांड फॉर योर सोल्यूशन। अब देखिए, दो कंपनीज हैं, एक एंड्रॉयड और एक आईफोन। ठीक है, अब एंड्रॉयड जो है ना, एज्यूम करें कि आईफोन के मुकाबले में जा रहा है, मतलब वो उससे कम्पीट करना चाह रहा है, और आईफोन जो है ना इससे करना चाह रहा है। अब एंड्रॉयड ने देखा कि आईफोन की जो बैटरी है ना वो ज्यादा काम नहीं करती। ठीक है, मैं आपको ये ना अपने सादा अल्फाज में समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह जो है ना कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो है ना उसकी बैटरी ज्यादा वर्क नहीं करती, ज्यादा टाइम नहीं लेती। इधर हमारे एंड्रॉयड का कैमरा जो है ना वो ऐसा ही होता है कि हम गुजारा करते हैं।
तो ये उन्होंने कहा कि इनकी आईफोन वालों की बैटरी भाई कम है, तो हम इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी कर देते हैं। तो ये होता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जो है ना, देखना कि वो किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम उससे उससे भी अच्छी इंप्रूवमेंट्स किस तरह ला सकते हैं। ये था हमारा बिजनेस प्लान इम्प्रूवमेंट। कि पहले हम प्रोटोटाइप बनाए, फिर हम पिलर्स देखे कि किस तरह हमारी प्रोडक्ट जो है ना भाई वो क्या कहते हैं ना कि अ, फैल रही है या किस तरह लोगों में प्रमोट हो रही है। और तीसरा हमने देखा कि मार्केट एनालिसिस, हम देखें कौन सी चीज ट्रेंडिंग पे है, हमें कौन सा कंपोनेंट ऐड करना चाहिए, हमें अपनी वेबसाइट में क्या डालना चाहिए। ये था हमारे पास कि बिजनेस प्लान इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो है द अल्टीमेट सिंथेसिस, द एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो मतलब लोग करेंगे, ठीक है, करते भी हैं। अब इसमें एक में बेसिक इसमें चीज आती है कि एथिक्स, मतलब आपने जो एथिकल वैल्यूज है ना, ह्यूमैनिटी को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब उसमें कुछ इलीगल नहीं करना कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि भाई मैं ना हर घर के ना हर मेंबर का ना डाटा कलेक्ट करती हूँ। किस तरह किस लिए, आप कह लेंगे जो मूज ऐप है, ठीक है, ये शादियों वाली जो ऐप चल रही है। आपने कहा कि भाई मैं हर घर का कलेक्टर डाटा करती हूँ, तो मैंने इससे ना एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगी, फिर मैं लोगों का डाटा कलेक्ट करके उसमें डाटा सेट डालूंगी। ठीक है, अब आप उनकी परमिशन के बगैर अगर आप ये सारा काम करें, अगर आप मेरे पास आए हैं, आपने कहा है कि मैम आप अपना डाटा दें, तो मैं वही नहीं देना चाह रही, तो इसका मतलब है आपको वहीं रुकना होगा। ठीक है, आप अपने ये एथिक्स की डिमांड है कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आप कहेंगे नहीं भाई मैम आप भी डाटा दें। ये यूजर की डिमांड होती है। जो आपका कस्टमर होता है वो अगर देना चाह रहा है दे, नहीं देना चाह रहा तो दे। ये होता है एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। हमने डिफेंस भी देख लिया, हमने ऑफेंस भी देख लिया। डिफेंस में हमने क्या देखा कि अपनी डिवाइसेस को हमने किस तरह प्रोटेक्ट करना है, और ऑफेंस में हमने देखा कि हम जो डिजिटल डिवाइसेस है ना इसको यूज करके भाई मार्केट में कितना आगे जा सकते हैं, कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, merging the defense and the offense. True digital mastery isn't just about the protecting yourself or making money. It's about the building the business that elevates the society. यही हमने बात की है कि आपने वो काम करना है कि मतलब सोसाइटी को उससे फायदा हो, ये ना हो कि आपका भी नाम डुबोया जाए और जो सोसाइटी है वो उससे डिस्टर्ब हो। ये एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। और दूसरा है अलाइनिंग विद दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस तरह होते हैं कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी देर तक आपका काम कर रहा है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो इसको इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि ये कब तक चलेगा। सस्टेन करना है ना आपने उसको, वक्त के साथ उसको मजबूत करना है, तो आपको उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स लानी होगी कि ये सस्टेन करता रहे। ठीक है, मतलब ये अपने पाँव पे बिजनेस खड़ा रहे, आपका बिजनेस डुबोया ना जाए। और हम फाइनल टेक में देखते हैं बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन, बी अ फेयरलेस डिजिटल क्रिएटर, बिल्ड दी फ्यूचर विद दी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता है कि किसी चीज को किस चीज की सालमियत, ठीक है, किस चीज को नुकसान ना पहुंचाना। अगर आप लोगों का डाटा ले रहे हैं तो वो डाटा इंटीग्रिटी है कि आप उनकी कंसेंट के साथ वो डाटा यूज करें। स्टूडेंट्स अगर कोई स्लाइड में मसला है तो आप किसी भी स्लाइड में कोई इशू है तो मुझसे पूछें। हमारा चैप्टर 11 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गए हैं क्लियर। आई होप कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें, अदरवाइज हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। ओके ओके, अमेजिंग, क्लियर है। ओके ओके, अब हम एक मिनट मुझे दूसरी स्क्रीन शेयर करने दें। ओके स्टूडेंट्स, अमेजिंग। ओके, अब आ रहे हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। अब एमसीक्यूज का पार्ट आपका होगा, आपने मुझे इसका आंसर देना है। अगर आपको कोई मसला हुआ तो मैं आपको बताऊंगी भी समझाऊंगी भी, क्योंकि हमने चैप्टर 11 और 12 डिस्कस किया है। तो यस हम क्लियर है। ओके, चलें, हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं, द एथिकल सोशल एंड द लीगल कंसर्न्स। ओके, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज द कंप्यूटर्स सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। लेट मी जूम माय स्क्रीन। जिसको आंसर आता है वो मुझे बताए, अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अब हमने एमसीक्यूज करने हैं तो आप कोशिश करें कि अपना माइक ऑन कर लें। मैम ये वाला। ओके, वेरी गुड।
अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट डज द रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूजेज इंक्लूड। अब इसका क्या है? मैम सी वाला। being the questions about what you okay. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, व्हाट शुड यू चेक टू इंश्योर द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी को चेक करते मैम हैं। बी वाला। मैच द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स विद योर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन। यस। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज द स्ट्रॉन्ग एंड द यूनिक पासवर्ड। मैम सी वाला। अमेजिंग, वेरी गुड। एक मैं चैट भी चेक कर लूं, बच्चे उधर भी मैसेज कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वन रीजन टू अवॉइड द क्लिकिंग द अननोन लिंक्स और द डाउनलोडिंग द अनट्रस्टिंग फाइल। मैम बी वाला। अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डू। मैम बी वाला। अच्छा, बी वाला किस तरह, आप मुझे बताएं, समझाएं आप मुझे। बताएं ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करता है, आप मुझे अपनी अल्फाज में बताएं ताकि मुझे पता हो कि आपको चीज समझ आई है। जी जी बिल्कुल बी वाला ही है, क्योंकि जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है ये इनलॉग टू होता है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। लेट मी zoom in a little. Why should you be cautious when using the public Wi-Fi for the sensitive transactions? मैम बी वाला। बी वाला, बी बिल्कुल करेक्ट, बी वाला, क्योंकि वो आपको वो सिक्योर नहीं ना होते अगर आप पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी फिर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया इज। मैम सी वाला। अभी मैंने, जी जी बिल्कुल यही है। ओके, इफ नेक्स्ट 9 वाला पढ़े, इफ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एन अननोन सेंडर आस्किंग फॉर द पर्सनल इंफॉर्मेशन यू शुड। मैम सी वाला। इग्नोर और डिलीट दिए। अमेजिंग, हाँ उसने आपने उसको ओपन करके ना बैटरी खोल के देखने नहीं लग जाना भाई इसमें है क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़े, रेगुलरली रिव्यूइंग द अकाउंट एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट टू। मैम बी वाला। आपका, जी जी बिल्कुल करेक्ट। प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड टू। मैम बी वाला। कहीं से देख के तो नहीं बता रहे आप। नो मैम। फिर तो जबरदस्त हो गया, शाबाश। नेक्स्ट पढ़े, टू इंश्योर द डाटा सिक्योरिटी यू शुड। मैम सब बच्चे मिलकर बता रहे हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का बताएं। मैम सी वाला। अमेजिंग अमेजिंग। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा एथिक्स, अभी अभी हमने पढ़ा है। मैम बी वाला। शाबाश, मैं चैट भी चेक कर दूं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज। मैम सी वाला। अच्छा जी, सी वाला किस तरह, ये बताएं जरा मुझे आप। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्या पता आपको ये ना पता हो, मैं आपको बता देती हूँ। सॉफ्टवेयर पायरेसी पता क्या होता है? इलीगल कॉपिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, वो पेड है, कोई कोर्स है, अगर वो पेड है तो आप उसको इलीगल तरीके से एक्सेस करके उसको फ्री में यूज कर रहे हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी है। ठीक है, तो ये इसमें क्या आया फिर, सॉफ्टवेयर पायरेसी। द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। समझ आ गई सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? मैम। ओके शाबाश। हाउ कैन यू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड ऑनलाइन। अब आप उसको किस तरह चेक करेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि हम चेक करना है कि वो इंफॉर्मेशन भाई ऑथराइज है या अनऑथराइज है। मैम बी वाला। यस, अमेजिंग, बाय मल्टीपल रिट्यूबल रिसोर्सेज।
Okay, which principle suggests collecting only the data that is absolutely necessary? अभी हमने कहा था कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप हमने कहा था हम डाटा कलेक्ट करेंगे और वही कलेक्ट करेंगे जो जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी नेसेसरी डाटा में आता है डाटा मिनिमाइजेशन। तो 16 वाले का हुआ डाटा मिनिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलें। विच Yes, लीगल ma'am. राइट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल वर्क। देखें अब ये जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, अब हम वो पढ़ेंगे। विच लीगल राइट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क लाइक द म्यूजिक। अब हमने कहा था ना जो ओरिजिनल चीज होगी हम उस पे क्या लगाते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट या लाइसेंस। वाला मैम। यस, कॉपीराइट, कॉपीराइट। सिंबल्स और द स्लोगन्स यूज्ड बाय द कंपनीज टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट्स आर। अब हम वो ब्रांड्स के लिए कौन सा यूज कर रहे थे, कंपनीज के लिए हम बी यूज वाला कर रहे थे ट्रेडमार्क्स। यस यस यस। विच लीगल राइट प्रोटेक्ट द न्यू इनोवेशन। न्यू इनोवेशन में हम कौन सा यूज कर रहे थे राइट? ए वाला मैम। Yes, patent. Okay. A recognized sign that someone might be developing an internet addiction is। बताएं इसका। ए वाला मैम। इंटरनेट एडिक्शन किस तरह पता चलती है? वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं चैप्टर 12 की तरफ। ओके, what is defined as the process of designing, launching and running a new business? ए वाला मैम। Very good. What is the key characteristic of the successful entrepreneur? जी वाला मैम। जी वाला तो है ही नहीं है। डी वाला मैम। अच्छा, बी वाला यस मैम। देख लें आप। अच्छा, देखें देखें देखें। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अभी हमने पढ़ा था कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है ना वो रिस्क लेता है। ठीक है, वो मसले को देखता है फिर उसका सोल्यूशन लेने के लिए रिस्क लेता है। तो इसमें क्या आया, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ठीक है, 22 वाले का क्या है, टी। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, which of the following is the digital technology used by the modern entrepreneurs? अभी हमने पढ़ा था जो हमारे पास आराम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वाला मैम। सी सी, वेरी गुड वेरी गुड। मोबाइल एप्स हम इजीली यूज कर सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट है विच डिजिटल टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। बी वाला मैम। बी, यस बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच टूल इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट कंटेंट। अभी हमने पढ़ा था कि जो भाई हमारे कंटेंट को इजीली हमें बता दे, जो फर्स्ट पे आए। वाला मैम। यस, बी वाला, योस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग द मार्केट नीड्स। नॉट, ठीक है, ये देखिए नोट बढ़ा करके लिखा हुआ है ना, जो नॉट अ तकनीक है वो आप बताएं। डी वाला मैम। डी वाला या बी वाला? डी वाला मैम। जी जी, डी वाला ही है। वेरी गुड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग थिंकिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या था वाला? सी वाला मैम। यस यस, एम्पैथाइजिंग। हमने देखना है कि कस्टमर की नीड क्या है। आगे नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। बी वाला मैम। यस, प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर सक्सेस एंड आउटलाइन द ग्रोथ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट एनालिसिस आ गया। भाई मार्केट में हमने कौन सी चीजें देखी बी बताएं। वाला मैम। अच्छा, रिसर्च कॉम्पिटिटर्स। यस, हमने देखना है हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, फिर हम नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। वेरी गुड।
नेक्स्ट है हमारे पास विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकसेस ऑन द अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी। सी वाला मैम। सी वाला। नो मैम, बी दोबारा वाला। बताएं स्टूडेंट। बी वाला मैम। यस बी वाला। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। The word entrepreneur originate from which language? ए वाला मैम। किस लैंग्वेज से ये ओरिजिनेट हुआ है? नहीं नहीं, ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, ठीक है, ये उससे ओरिजिनेट हुआ है, फ्रेंच। आपने ये याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर किस लैंग्वेज का है, फ्रेंच का है। आगे है विच टेक स्टार्टअप ब्लाइंड बिगन इन अ गॉड शोकेस द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 32 का बताएं। सी वाला मैम। सी वाला किस तरह हो गया भैया? आपने वो पढ़ लिया कि भाई एक बाइक के लफ्ज लिखा हुआ तो वही इसका आंसर है? थोड़ा सोच के बताएं। इस वक्त बेटा, इस वक्त उन्होंने कहा है कि जाइंट, जाइंट होता है मतलब जो गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैम सी वाला। एप्पल। क्योंकि जो एप्पल है, ए वाला, ए वाला। यस ए वाला बेटा, इसको याद रखना कि जो इस वक्त टॉप पे है ना, वो दराज नहीं है, बाइकिया नहीं है, कोट सूट नहीं है, वो एप्पल है। विच टूल हेल्प्स द बिजनेसेस मैनेज द मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स फ्रॉम वन डैशबोर्ड। सी वाला मैम। सी वाला। 32 का सी वाला। अच्छा, 32 का है हमारे पास बी वाला। विच टूल हेल्प्स द बिजनेसेस मैनेज द मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स फ्रॉम वन डैशबोर्ड। हम गूगल अकाउंट से भी नहीं यूज कर सकते, शॉपिफाई से भी नहीं कर सकते, पेपल से भी नहीं यूज कर सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं होटसूट। नेक्स्ट हमारे पास विच पाकिस्तानी स्टार्टअप यूजेस अ मोबाइल ऐप फॉर ऑन डिमांड ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी। अब इसका बताएं मुझे। पाकिस्तानी, ठीक है, इसमें हम कौन सा यूज करें इस वक्त? ऑन डिमांड ट्रांसपोर्ट हमारे पास बाइक ही है। मैम ए वाला। हैं? 34 का ये वाला आपने किस तरह कहती है? वही वो ग्लोबल है बेटा, वो ग्लोबल है, मतलब आप उसको ग्लोबली यूज करते हैं। यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में जो यूज हो रहा है ना, वो बाइक किया है, आपने इस चीज को याद रखना है। जो स्टेटमेंट को ना, उसको और से पहले पढ़ा करें। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स लाइक द शॉपिफाई आर द एसेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दे अलो फॉर। ए वाला मैम। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और टोटल कितने गोल्स हैं? 12 गोल्स हैं या 17 है? 17 मैम। हाँ जी बेटा, 17 है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग द फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड सपोर्टिंग द कम्युनिटी डेवलपमेंट अलाइंस विद। अब इसके एमसीक्यूज पढ़े। बी वाला मैम। अच्छा देखिए, इधर अब ना बात हो रही है फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड दी सपोर्टिंग कम्युनिटी। तो यहाँ कम्युनिटी की बात हो रही है, और लेबर जो हमारे वो सोसाइटिकल होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यूज होते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल में इन्वायरमेंट कंपोनेंट आते हैं, इकोनॉमी में इकोनॉमी आते हैं, और टेक्निकल में टेक्निकल आते हैं। तो यहाँ हमारे ना सोशल कंपोनेंट की बात हो रही है, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस और सपोर्टिंग कम्युनिटी। इसमें हमारे पास आएगा सोशल सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? ओके। यस। अब हमारे पास 38 है रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स एंड यूजिंग द रीन्यूएबल सोर्सेज इज अ फोकस ऑफ। बी वाला मैम। अब देखिए, यस, ये इन्वायरमेंटल कंपोनेंट की बात हो रही थी, अमेजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग द सिंपल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस टू टेस्ट द आइडियाज। ये देखा, हमने पढ़ा था कि भाई हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना एक सैंपल सा बनाते हैं। अब वो सैंपल क्या होता है? ई वाला सी वाला। सी या बी वाला। वाला? यस, प्रोटोटाइपिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एमसीक्यू। गूगल एनालिटिक्स इज अ मार्केट रिसर्च टूल प्राइमली यूज फॉर। ए वाला मैम। यस, अमेजिंग। आपको तो सारे एमसीक्यूज आते थे, शाबाश।
कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो चैप्टर 11 और 12 के एमसीक्यूज या नो इम्पोर्टेंट मैम, टॉपिक्स में सब से? क्लियर है। सब क्लियर है, वेरी गुड। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो? नो मैम, सब कह रहे हैं क्लियर है। वेरी गुड बच्चों, मुझे बहुत मजा आया यार सेशन पढ़ाने का। मैं तो है ना बहुत पी आ रही थी, मैं तो सोच फ्रेश हो गई। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत मजा आया मुझे आपको सेशन पढ़ाने का। चलो अब अच्छी अच्छी तैयारी करना आप लोग चैप्टर 11 और 12 की। और वो जो आप वेबसाइट पूछ रहे थे ना, अभी 1 मिनट रुकिए, मैं ना अभी सर्च करके आपको बताती हूँ, बस गिव मी अ मिनट। अभी एक बताएं वेबसाइट। जी तो स्टूडेंट्स फिर आज का सेशन हम यही प्लान करते हैं। ओके मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत मजा आ रहा है आप सबको पढ़ाते हुए, एमसीक्यूज को एंजॉय कर रहे हैं दरअसल, मैंने ये बात अंदाजा लगाई है। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे भी बहुत मजा आया था। आपने बहुत थैंक यू अच्छा सो मच। एक्सप्लेन किया, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, हैव अ